हेलो गाइस, वेलकम टू एन अनदर लेक्चर। गाइस, आज हम करने जा रहे हैं मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। गाइस, इससे पहले जो हमने किया दैट वाज द टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। ठीक है, तो इसमें जो है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, अगर हम देखेंगे ये भी एक आर्क वेल्डिंग ही है। यहाँ पे भी आर्क डेवलप हो जाती है, बट ये व्हाट इज नाउ द डिफरेंस बिटवीन द टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग और इसमें, वो ये है कि वहां पे टंगस्टन यूज होता है जो कि जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है, और बिकॉज ऑफ दैट दैट इज नॉन कंज्यूमेबल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में जो है जो इलेक्ट्रोड है दैट इज नॉन कंज्यूमेबल, बट एज फार एज द मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग इज कंसर्न, इसमें जो मेटल है वो कंज्यूमेबल होता है। ठीक, तो इसमें इट यूजेस अ कंज्यूमेबल मटेरियल, ठीक है, बेयर मटेरियल, ठीक, एज एन इलेक्ट्रोड। ठीक, विद द शील्डिंग और बाय द फ्लडिंग, फ्लडिंग द आर्क विद गैस। ठीक है, इसमें शील्डिंग गैस भी यूज होता है। ठीक है, और कौन कौन से गैसेस हम यूज कर सकते हैं, और ये भी है कि जो उसमें इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोड हैं, इलेक्ट्रोड कंज्यूमेबल होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं इसको, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली कंज्यूम होता रहता है, वो एक वायर की शेप में, मान लीजिए हमने जो है एक वायर का रोल बनाया यहाँ पे, आई विल ट्राई टू ड्रॉ इट लाइक दिस, या मान लीजिए यहाँ पे दैट्स कनेक्टेड ये, और ये कंटिन्यूअसली यहाँ से इलेक्ट्रोड जो है कंज्यूम होता जाएगा, और ये यहाँ से जो है रोल करके वायर आती जाएगी, इन द फॉर्म ऑफ वायर ये आती है। ठीक है, ओके, और कंटिन्यूअसली जो है उस और वो पूल स्पूल जो है वो बनाता है। ठीक है, ओके, तो शील्डिंग गैसेस कौन कौन से हैं अगर हम देखेंगे, वी यूज द आर्गन और द हीलियम फॉर किसके लिए, एल्युमिनियम वेल्डिंग के लिए, और स्टील के लिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। दिस इज व्हाट यू हैव टू नोट डाउन। ठीक है, नाउ बेयर बेयर इलेक्ट्रोड वायर जो हैं प्लस शील्डिंग गैस एलिमिनेट द स्लैग, एलिमिनेट द स्लैग ऑन द वेल्ड बीड। ठीक है, और ये दोनों जो है इसमें स्लैग नहीं होता है। ठीक, अब इसकी क्या एडवांटेज है, सिंपल है, देयर इज नथिंग न्यू टू अंडरस्टैंड इन दिस, ये तो सिंपल है, इसमें कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड हैं। ठीक है, और वो यूज द शील्डिंग गैस, शील्डिंग गैस हम लोग आर्गन यूज कर सकते हैं और हीलियम यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ द एल्युमिनियम वेल्डिंग, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन केस ऑफ द स्टील वेल्डिंग। ओके, देन एज फार एज एडवांटेज इज कंसर्न, इसमें हमें बेटर आर्क टाइम होता है। ठीक है, बिकॉज क्यों, क्योंकि वायर जो है कंटिन्यूअसली जो है एज एन इलेक्ट्रोड वो दी जाती है, और इसकी जो डिपोजिशन रेट भी है वो हायर है। इट एलिमिनेट्स द प्रॉब्लम ऑफ स्लैग रिमूवल, क्योंकि जो स्लैग होता है ना, स्लैग की वजह से वो चिपक भी जाता है। ठीक है, अब जब हम शील्डिंग गैस यूज करेंगे ऑब्वियसली उसमें स्लैग का कोई मसला है नहीं, एंड इट कैन बी इजीली ऑटोमेटेड, ये ऑटोमेटिक होता है और इजीली इसको जो है मैनेज कर सकते हैं। नाउ देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज आर्क ब्लो। क्या होता है आर्क ब्लो, गाइज इन केस ऑफ द आर्क वेल्डिंग, कोई भी आर्क वेल्डिंग हम ले लें, ठीक है, उसमें हम क्या देखते हैं, एंड जो है डिफ्लेक्शन होता है आर्क का। मान लीजिए अगर ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इसकी आर्क नीचे की ओर होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको फीड देता हूं इन दिस डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ दी जहां से मुझे वेल्डिंग करनी है, बट मैं क्या देखता हूं कि उसके अपोजिट वे में या उसी एक्सिस के डायरेक्शन में ऐसे जो है आर्क जो है टिल्ट की हो जाती है, और इसको क्या हम कहते हैं, इसी को हम कहते हैं आर्क ब्लो। इससे क्या होगा, मतलब देखिए अगर मैं इस डायरेक्शन में फीड दे रहा हूँ, ठीक, और आर्क जो है इस डायरेक्शन में है, और जहां जहां से आर्क जो है जिस डायरेक्शन में आर्क होगी उसी डायरेक्शन में हीटिंग होगी। अब उससे ये होगा कि मान लीजिए जब मैं एंड्स पे जाऊंगा तब उसमें क्या होगा कि उस वहां पे वेल्डिंग नहीं होगी। ठीक है कि नहीं, क्योंकि आर्क तो वहां तक पहुंची ही नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें हम मटेरियल पहले ही ऐड करते हुए ऐड अवॉइड द आर्क ब्लो। ठीक है, हम लोग कुछ और भी कर सकते हैं, मान लीजिए कि ड्यू टू द, अब यहाँ पे ये क्या कहता है कि ड्यू टू द आर्क ब्लो हीट कंसंट्रेशन ऑन द वर्क पीस विल बी लेस। अब ये देखो अगर यहाँ से जो है अगर डायरेक्ट आर्क होगी इन दिस डायरेक्शन तो ऑब्वियसली तो हीट तो कंसंट्रेट होगी ना इन दिस डायरेक्शन, बट अगर इन दिस डायरेक्शन में होगी टिल्ट
तो हीट हीट थोड़ा बहुत जो है स्पेस में जाया भी होगी। और इसकी वजह से क्या होगा कि कुछ थोड़ा बहुत स्पैटर भी होगा, ठीक है। मान लीजिए अगर इलेक्ट्रोड होगा इन दिस डायरेक्शन में, दैट विल ये वो उसकी छींटे भी होंगी, ठीक है। तो आर्क ब्लो से स्पैटर भी डेवलप होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर एंड देयर विल बी इन द बिगनिंग एंड 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 पे भी, और बिगनिंग में भी स्पैटर डेवलप होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस वी ऐड मटेरियल एट द एंड एंड टू अवॉइड दी, हम लोग मटेरियल को ऐड करते हैं पहले ही एंड पे, ठीक है, ताकि आर्क ब्लो जो है वो अवॉइड किए जाए। ओके नाउ, या आर्क ब्लो के जो डिफेक्ट्स हैं वो अवॉइड हो जाए। ओके नाउ, आर्क वेल्डिंग कैलकुलेशन में अगर हम देखेंगे इसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम देख सकते हैं कि ये मान लीजिए हमने बेस मटेरियल, पेरेंट मटेरियल, जिनको कि हमने ज्वाइन करना है, हमारे पास दो शीट्स हैं लाइक दिस, we have to weld it and both have a some, ये मान लीजिए इन वेल्ड की जो थिकनेस है that is the b जो है width है, and और ये इसकी थिकनेस है that is the tc, this is okay। अगर हम मान लीजिए v वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द वेल्डिंग स्पीड, किस रेट में हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं, दैट्स व्हाट वी कंसीडर दैन mm/min में हम ले लेते हैं, ठीक है। तो और एरिया मान लीजिए अगर हम देंगे ए बी, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज दी ये ब्रेड्थ इनटू थिकनेस, ठीक है, दैट इज इन एमएम स्क्वायर। तो अगर हमने ये देखना है व्हाट इज द हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट, कितनी हमने हीट चाहिए, दैट इज द एच एम, ठीक है। क्योंकि वो क्या होता है, लेट मी टेल यू, देखो, अगर मुझे किसी भी चीज को जो है हीट अप करना है, ठीक है, पहले तो मुझे इसको क्या देनी है, एक सेंसिबल हीट देनी है इसको, पहले उसी शेप में। मान लीजिए मेरे पास आइस है या मेरे पास लिक्विड है, वाटर है, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे लिक्विड है, वाटर, ठीक है। अब मुझे इसको वेपर शेप में कन्वर्ट करना है, ठीक। और ये रूम टेम्परेचर पे है, रूम टेम्परेचर पे मान लो कि वी हैव इट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, लेट अस इमेजिन, ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे यह है, ठीक है। अब मुझे इसको लेके जाना है अबव द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसको हमने देनी है सेंसिबल हीट, यानी कि, और वो किसके बराबर होगी, वो होगी एम सी डेल्टा टी, वैसे वो तो पता ही है हमें। फिर उसके बाद होगा फेज चेंज, एट द टाइम ऑफ द फेज चेंज देयर विल बी द लेटेंट हीट, लेटेंट हीट। तो ये यही है। तो मान लीजिए अगर मुझे वेल्ड मटेरियल है, वो पहले सॉलिड फॉर्म में है, पहले उसको हीट अप करना है विद द हेल्प ऑफ द सेंसिबल हीट, ठीक है। फिर उसको जब वो मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट होगा, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज द लेटेंट हीट। तो मतलब ये लेटेंट हीट है और ये सेंसिबल हीट है। लेटेंट हीट इज इक्वल टू द एम एल, और सेंसिबल हीट किसके बराबर होती है, एम सी डेल्टा टी। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर मुझे ये देखना है कि व्हाट इज दी हीट एच एस, ठीक है, वो किसके बराबर है, heat required to melt, this is the heat required to melt the electrode or the base material, या हम ये कह सकते हैं कि हाँ, वही फिलर मटेरियल को हीट अप करने के, ठीक है। नाउ एच एस जो है दैट्स इक्वल टू दी, दैट्स इक्वल टू दी वी इंटू आई, दैट इज द पावर, ठीक है, डिवाइडेड बाई एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू दी, ये बनेगा हमें जूल्स पर क्यूबिक एमएम में, ठीक है। नाउ हियर एच एस हम मान लेते हैं कि हीट ट्रांसफर कितनी होगी, ठीक है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज हीट ट्रांसफर। नाउ इफ यू हैव टू, मतलब पहले तो हीट इतनी जनरेट होगी, दैट इज द एच एम, एंड एच एस इज द हीट कितनी, कुछ हीट तो जाया होगी ना, और कुछ हीट जो है जो कि जहाँ पे वेल्डिंग एरिया में हमने देनी है, वो हीट जो है दैट इज द, यू कैन कंसिडर इट एज अ हीट स्टैटिक, ठीक है, जो कि हमने इसको, या हम मान लीजिए ये हीट ट्रांसफर है। नाउ अगर मान लीजिए यहाँ पे अब हीट ट्रांसफर होगी, उसकी भी हमने देखनी है एफिशिएंसी, ठीक है, दैट्स द हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी, और वो 100% तो नहीं होगी, मान लीजिए हमने जो है
एच एस जो है दैट हैज टू बी दैट शुड बी दी, क्या हम कहेंगे इसको, दैट इज दी 30 जूल्स। अब जो है इसमें फिर से जो है जो मटेरियल लेगा, ठीक, या वेल्ड मटेरियल लेगा, दैट विल बी द लेस देन 30, ठीक है। At that time we can consider that we can use a factor, we can multiply a factor, that is the nh, that is the heat transfer efficiency. So हमारे पास जो hs है that is equal to this nh divided by nh into vi divided by ab, और ये हम मान लेते हैं ये in terms है joules per cubic mm। अब ये भी है, you can also consider it in terms of the joules per मीटर के हिसाब भी आप ले सकते हैं। I will tell you later कैसे। Now first of all let us see a numerical here. A gas tungsten arc welding operation is performed using a current of the 20 to 50 ampere and an arc voltage of the 20 volt, ठीक है। ये हमारे पास V है और ये हमारे पास I है, ठीक है। एट वेल्डिंग स्पीड ये हमें मिल गई यहाँ पे V वेलोसिटी, ये दिस इज वोल्टेज, ये मान लीजिए आप ये वेलोसिटी है, ये मान लीजिए V डैश, आप मान लीजिए ये वोल्टेज है, ये वेलोसिटी है, ठीक है। assuming that the efficiency, heat transfer efficiency जो है that is the NH, ठीक है, that is the 70%, the net heat input जो है of the length weld, तो नेट इन हीट इनपुट हम कंसिडर करते हैं एच एस को भी, ठीक है। दैट इज द नेट हीट इनपुट कितनी हमें देनी होती है, और ये जो ये है दैट इज द हीट जनरेटेड, ठीक है। दिस इज द टोटल हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट, ठीक है, दिस इज द हीट इनपुट, और उस हीट इनपुट में से कुछ हीट जो है 100% तो नहीं लगेगी, ठीक है, उसमें से थोड़ी बहुत तो है कम ही रहेगी, ओके, ठीक है। और हमने बताना है कि नेट हीट इनपुट पर यूनिट लेंथ के हिसाब से, जैसे कि मैंने कहा ये आप ले सकते हो इन टर्म्स ऑफ दी पर क्यूबिक एमएम के हिसाब से भी ले सकते हो और पर एमएम के हिसाब से भी ले सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि वो क्या मांग रहे हैं। अगर मान लीजिए वो नेट हीट इनपुट पर क्यूबिक एमएम के हिसाब से मान रहे हैं, पर क्यूबिक वॉल्यूम के हिसाब से मान रहे हैं, तो वही लेना है। अगर ये मान रहे हैं कि पर एमएम के हिसाब से मांग रहे हैं तो वही लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको कैलकुलेट करके 0.7 निकाला है। लेट अस सी कि कैसे आता है। देखो गिवन हमें है वेलोसिटी हमें है 5, वोल्टेज जो है बड़ा वाला V मान लीजिए दैट इज 20 एम्पेयर, करंट हमें इसके बराबर है, और एफिशिएंसी NH थर्मल एफिशिएंसी दैट इज हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी इज 70%। सो वी विल अप्लाई द वैल्यूज, और वो किसके बराबर होगा 0.7, क्योंकि ये 70% है तो इसका वैल्यू 0.7 आएगा, इंटू V दैट इज 20 इंटू एम्पेयर दैट इज D 250, ठीक है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5, कहाँ गया ये 5 इंटू, अब यहाँ पे इंटू 100, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये इंटू 100, तो ये वाली फॉर्मूला के लिए इफ ये भी यहाँ पे मान लेना है आपको, एट दैट टाइम इफ इट इज विदाउट ये, उस समय हमने एरिया लेने की जरूरत नहीं है तभी, ठीक है गाइस। तो ये विद एरिया ये क्यूबिक एमएम क्यूब के हिसाब से होगा, और ऑन एमएम जो है सिंपल एमएम, उस समय हमने एरिया नहीं कंसिडर करना है, तो एरिया नहीं लेना है, ठीक है। सो देन वी विल गेट द वैल्यू दैट इज इक्वल टू द क्या क्या कहते हैं इसको 0.7 किलो जूल्स के हिसाब से, ठीक है। तो एट दैट टाइम दैट विल बी इक्वल टू दिस, ठीक है। उसके लिए हमने डिवाइड किया है यहाँ पे 1000, ये यूनिट कन्वर्जन में यू विल सी इट, ठीक है, एंड 0 this way we will get the 0.7 value. Okay. Now the next is the plasma arc welding. क्या होती है plasma arc welding? It's again the arc welding first of all. इसमें आप क्या देखते हो, there is an electrode, और ये कौन सा है, ये नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड ही है, ठीक है। अब ये है कि इसमें जो है इलेक्ट्रोड इज इनसाइड ए नोजल, ठीक है, और यहाँ से एक गैस पास ऑन होती है, दैट्स कॉल्ड एज अ प्लाज्मा गैस, दैट एक्ट्स एज यू कैन से दैट, और वो प्लाज्मा गैस और इनके बीच में जो है ये एक आर्क डेवलप होती है, ठीक है, और
प्लाज्मा गैस एक्ट एज ए शील्डिंग गैस। ठीक, अब ये इसमें ये बेनिफिट है कि इसकी जो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन है काफी हाई है, वेल्डिंग स्पीड भी काफी हाई है। ठीक है, नेक्स्ट टू इज द सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। ये भी एक और टाइप की वेल्डिंग है। इसमें दिस ए कॉमन आर्क वेल्डिंग, ये मतलब है कि आर्क वेल्डिंग की सबसे कॉमन टाइप है। इसमें आप क्या देखते हो, जो इलेक्ट्रोड है ना वो सबमर्ज्ड होता है, वो उसके अंदर होता है। ठीक है, और इसमें आप बाहर से क्या देखते हो, यूज द स्लैग, बस ये आपको याद रखना है, एज एन यूज द फ्लक्स और द फ्लक्स इंस्टेड ऑफ द फ्लक्स, नॉट सॉरी द स्लैग बट द फ्लक्स इंस्टेड ऑफ द इनर्ट गैस। ठीक है, परफॉर्म द सेम फंक्शन एज द इनर्ट गैस। ओके, ये डिफरेंस है इसमें। एंड इट जनरेट्स अ प्रोटेक्टिव गैस शील्ड कॉल्ड एज ए स्लैग। ठीक है, ये हो गया, और इससे जो है शील्ड डेवलप होता है जिसको कि हम स्लैग कहते हैं। अब यहाँ पे ये कि may also be used to add the alloying element to the weld pool to protect the pool। अच्छा ठीक, we may also use it। ठीक है, ये ऑप्शनल है। ठीक है, इन द, और ये भी आपको याद रखना है, द फ्लक्स इज इन द पाउडर्ड फॉर्म, इट इज यूज्ड टू जनरेट द शील्ड गैस, प्रोटेक्टिव शील्ड गैस। अब फ्लक्स की वजह से शील्ड गैस भी डेवलप होता है या स्लैग भी डेवलप होता है। अगर स्लैग होता है तो इससे क्या होगा, ऑब्वियसली वी कैन आल्सो ऐड सम अलाइंग एलिमेंट्स। ठीक है, अलाइंग एलिमेंट टू द ये क्या कहते हैं इसको, वेल्ड पूल। ठीक है, हाँ देखो हमारे पास फ्लक्स होता है, दैट कैन प्रोवाइड द प्रोटेक्टिव शील्ड गैस। ठीक है, बट वी डू नॉट नीड हियर द शील्ड गैस ऐसा। ठीक है, आर्क इज सबमर्ज्ड बीनीथ द, और ये भी है कि इसमें आर्क होती है सबमर्ज्ड, इलेक्ट्रोड थोड़ा सा नीचे होता है और आर्क हमें दिखती नहीं। ठीक है, तो जब आर्क अंदर होगी तो इस वजह से हीट लॉस जो होगी वो कम ही होगी। और ये वेल एस्टेब्लिश्ड है और एक्सट्रीमली वर्सटाइल मेथड है वेल्डिंग का। मैंने कहा ना कि ये बहुत ज्यादा यूज होता है। नाउ द नेक्स्ट टू इट इज द ऑक्सी एसिटाइलिन वेल्डिंग। ये एक गैस वेल्डिंग है, दिस नॉट एन आर्क वेल्डिंग, दिस इज गैस वेल्डिंग। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसमें आप देखते हैं कि दिस इज डन बाय बर्निंग द गैस फ्यूल्स एंड विच विल हेल्प with the help of the oxygen and form the concentrated flame of the high temperature। सिंपली क्या होता है कि इसमें हम लोग दो सिलेंडर होते हैं। ठीक है, एक सिलेंडर होता है ऑक्सीजन सिलेंडर, दूसरा सिलेंडर होता है सॉरी एस्टाइलिन का गैस। अब दोनों जब फीड करते हैं, व्हेन दे आर पर, ठीक है, अब उसमें क्या है, इसमें आग वगैरह का इशू नहीं होता है कि इसमें हाई टेम्परेचर जब मान लीजिए स्पार्क से जो ये मतलब यहाँ से गैस आता है, सिंपली इट्स अ गैस वेल्डिंग, इसमें आग का इशू नहीं है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का इशू नहीं है। वी आर एक्चुअली यूजिंग द फ्यूल दैट हैज अ वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, और जब यही एस्टाइलिन और ऑक्सीजन जो है, अब ये भी देख लीजिए, थोड़ा बहुत ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर से भी आ जाता है और थोड़ा बहुत ऑक्सीजन जो है हमने यहाँ से सिलेंडर से भी देना होता है इसमें। ठीक है, एंड दे टुगेदर कंबाइन एंड देयर रिएक्शन हैपनेस, जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है इन दो के दरमियान, और इस वजह से जो है बर्निंग ऑफ स्टाइलिन होता है, और जहाँ यहाँ पे एक हाई टेम्परेचर जो है ये कंबशन होता है, और जो है हमने जो वर्क पीस है या बेस मटेरियल है वो मेल्ट डाउन होता है, देन वी कैन परफॉर्म दी welding। So this flame is directly strikes the weld area and melts the weld surface and the filler material। अगर filler material भी हमने यूज करना है तो we can also use it। हम लोग यानी कि ये मान लीजिए यहाँ से एक पाइप से ऑक्सीजन और स्टाइलिन आ रहा है, और यहाँ से मैंने इन कांटेक्ट रखा है फ्लर मटेरियल। अब ये जब इसको हीट अप करेगा ये पड़ेगा किस पे, सिंपल वे में इसी वेल्ड एरिया में, और फिर ये मेल्टेड मोल्टन फॉर्म है, जब वो कूल डाउन होगा देन वी विल बी एबल टू एस्टैब्लिश ये क्या कहते हैं इसको, वेल्ड। ठीक है, आफ्टर कूलिंग, कूलिंग के बाद हमने वेल्डिंग मिल जाती है, मेल्टेड पार्ट। ठीक है, अब देख लीजिए इसमें दो सिलेंडर होते हैं, वन इज एस्टाइलिन का सिलेंडर दैट कंटेन्स द एस्टाइलिन एंड ऑक्सीजन सिलेंडर। ये भी आपको याद रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कलर कोडिंग इसमें होती है, दैट इज द ऑक्सीजन में होता है ब्लैक कलर, और क्या कहते हैं एस्टाइलिन का कलर जो होता है आइदर रेड और मैरून, रेड और मैरून कंटेन्स द एस्टाइलिन एंड ब्लैक कलर कंटेन्स द ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीस्टाइलिन a gas welding process।
ठीक है, विच रिलाइज ऑन द कंबशन ऑफ द O2 एंड द, ये इसी पे डिपेंड करता है, एज आई टोल्ड यू, इसमें सिंपली इन दो गैसेस की होती है कंबशन, ठीक है, रिएक्शन होती है व्हेन द टू गैसेस रिएक्ट विद ईच अदर, इस इनके कंबशन से जो है हाई एनर्जी इज जनरेटेड, और जिसकी वजह से जो है मटेरियल मेल्ट डाउन होता है और वी परफॉर्म द वेल्डिंग, ठीक है। व्हेन द मिक्सिंग टुगेदर इज इन द करेक्ट प्रोपोर्शन, अब यहाँ पे देखो, वी गेट एक्चुअली एट द एंड, जहाँ पे जो है वेल्डिंग जो है होती है, हमें जो टार्च होती है, ठीक है, वहां पे हमें एक फ्लेम जनरेट होती है। गाइस ये भी आपने याद रखना है कि ये फ्लेम जो है इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन एंड एसिटाइलिन। अब हमने जो है एज पर द रिक्वायरमेंट, मान लीजिए हमने अगर जो है कम टेम्परेचर चाहिए होगा तो हम लोग कम ऑक्सीजन करेंगे इस्तेमाल, ज्यादा उसमें जो है एसिटाइलिन करेंगे, जिसकी वजह से हीट ज्यादा जनरेट नहीं होगी। अगर मुझे जो है ज्यादा कंबशन चाहिए, देन आई विल इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द O2, ठीक है। Accordingly, we get the different flames, and with they possess the different properties. We will analyze it. How is it? ठीक है, and what are the different flames and what are its types, ठीक है। When mixed together in the correct proportion within a handheld torch, ठीक है, ये as such as मैंने कहा, जहाँ पे इससे पहले हुआ करता था इलेक्ट्रोड, अब हमारे पास होती है एक टार्च हैंडल, जिसके एक एंड पे फ्लेम जनरेट होती है, ओके, ठीक है, जिसको कि हम लोग टार्च कहते हैं या ब्लो पाइप भी कहते हैं, ठीक है। इसके एंड पे एक फ्लेम जनरेट होती है जिसका ऑर्डर काफी हाई होता है, दैट जनरेट टेम्परेचर अप टू द 3200, यानी कि 3200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की फ्लेम वो होती है, ठीक है। वो कैसे होती है, दैट इज द केमिकल रिएक्शन होती है ऑक्सीस्टाइलिन, ठीक है। और उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं बाय चेंजिंग द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन एंड द एसिटाइलिन, जो कि मैंने अभी कहा। यानी कि अगर मुझे डिफरेंट टाइप्स की जो फ्लेम्स चाहिए, वो इसके लिए हमने क्या करना है, इसके लिए हमने ऑक्सीजन और एसिटाइलिन जो है इनकी जो है इसका प्रोपोर्शन हमने वेरी करना है एज पर द रिक्वायरमेंट। अब बेस्ड ऑन दिस वी हैव द थ्री डिस्टिंक्ट डिफरेंट फ्लेम सेटिंग्स। वन इज कॉल्ड एज ए न्यूट्रल फ्लेम सेटिंग, another is oxidizing, and the third is carburizing। अगर हम देखेंगे न्यूट्रल में, अगर हम देखेंगे इसमें कंसंट्रेशन ऑफ O2 और एसिटाइलिन, एसिटाइलिन क्या होता है, if we see that एसिटाइलिन it's an actually an hydrocarbon, ठीक है, you need to understand this is actually an hydrocarbon, ठीक है। अब इन दो की रिएक्शन, अगर मान लीजिए दोनों की कंसंट्रेशन दोनों बराबर हैं, ठीक है, ठीक, दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है, देन वी कॉल इट एज ए न्यूट्रल। अगर ऑक्सीजन ज्यादा है देन इट बिकम्स द ऑक्सीडाइजिंग, एंड अगर एस्टाइलिन ज्यादा है देन एट दैट टाइम इट बिकम्स द कार्बोराइजिंग, सिंपल। अब वेल्डिंग इज जनरली कैरीड आउट बाय यूजिंग द न्यूट्रल फ्लेम। जनरली हम लोग रखते हैं फ्लेम की, अगर हमने रखनी है सेटिंग, तो हम लोग न्यूट्रल ही रखते हैं, बट इन सम केसेस वी आल्सो गो विद द ऑक्सीडाइजिंग एंड इन सम केसेस वी आल्सो गो विद द कार्बोराइजिंग, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कब होती है, अब ये भी है कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम इज ऑब्टेन्ड बाय इंक्रीजिंग जस्ट ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन फ्लो रेट, उसमें हम ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं। कार्बोराइजिंग कब होती है इंक्रीज, इसमें हम लोग जब एस्टाइलिन बढ़ाते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, इट इज इजी टू लर्न, यस, इक्विपमेंट्स आर चीपर देन द मोस्ट ऑफ द अदर टाइप्स ऑफ द वेल्डिंग, ठीक है, वेल्डिंग रिग्स, ठीक है, TIG से ये बेटर सस्ती है। इक्विपमेंट पोर्टेबल है, कहीं भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। अब ये ऑक्सीस्टाइलिन इक्विपमेंट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर द फ्लेम कटिंग, ठीक है, इन सम केसेस वी आल्सो यूज इट फॉर द कटिंग, ठीक है। और वही इक्विपमेंट चाहिए, हमने वेल्डिंग नहीं करनी, कटिंग करनी, वी कैन आल्सो यूज इट। तो ये भी एक एडवांटेज है इसका। अब ये भी है, देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज दी बोथ द सिलेंडर्स हैव सम pressure, we have to maintain, we have to keep them at a certain pressure, only then we can perform the welding। ऐसा भी ना हो कि सिलेंडर के अंदर जो गैस है that is at a low pressure and it will not perform the welding। As far as the acetylene cylinder is concerned, its pressure should be 1.5 megapixel, and as far as the oxygen cylinder is concerned, उसमें जो है sorry, this is the 1.5 megapascal and this is the 15 megapascal, यानी कि ऑक्सीजन का जो प्रेशर है that is
10 times the more than the acetylene pressure. ओके तो अगर हम देखेंगे क्या रिएक्शन है प्राइमरी रिएक्शन इसमें हम लोग देखते हैं कि एज आई सेड कि ऑक्सीजन और एस्टाइलिन आपस में रिएक्ट करेंगे ठीक है so we see the two types of the reaction one is called as a primary reaction and another is called as a secondary reaction in case of the primary reaction we see the first of all the acetylene this is the acetylene ठीक है as I told you this is an hydrocarbon टू कार्बन्स और इसमें होती हैं एक ट्रिपल बॉन्ड और इसमें ये है हाइड्रोजन यहाँ से भी एक हाइड्रोजन दिस कॉल्ड एज एसिटाइलिन और यू कैन आल्सो कंसीडर इथाइन दिस एन इथाइन कंपाउंड दैट इट कंटेन्स द ट्रिपल बॉन्ड ठीक है इसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान एक ट्रिपल बॉन्ड होता है पहले जब ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करता है देन इट जनरेट्स दी जो है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन भी जनरेट होता है और कुछ हीट भी जनरेट होती है फिर उसके बाद जो है ये तीनों फिर से रिएक्ट करते हैं विद द ऑक्सीजन देन दे डेवलप द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ये आपको याद भी रखना है कार्बन डाइऑक्साइड इज द बाय प्रोडक्ट एंड ऑक्सीजन इज आल्सो द बाय प्रोडक्ट और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इफ वी सी द ओवरऑल रिएक्शन so actually we have you need to understand this very thing when you balance the reaction first of all यहाँ पे देख लीजिए आप इसको ये CO2 ये CO किसके साथ कैंसिल आउट होगा ये इसके साथ कैंसिल आउट होगा हीट प्लस हीट जो है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगी O2 यहाँ पे आया वापस CO2 यहाँ पे आया ठीक है तो फिर O2 और ये कितना O2 बना ठीक है इफ यू सी हियर दे यहाँ पे एक C2H2 के लिए हमने चाहिए डाई मोल O2 ठीक है तब जाके ये बैलेंस होगा दिस इज हाफ एन O2 this is the 2.5 times O2 okay ठीक है guys now मूविंग अहेड अगर हम यहाँ पे देखते हैं हमने ये देखना है कि एक मोल C2H2 के लिए हमने चाहिए डाई मोल की ऑक्सीजन टू कंप्लीट दी कंबशन ठीक है तो अगर हमने देखना है कि आउट ऑफ 2.5 मोल्स ऑफ द O2 1 मोल इज सप्लाइड टू द supplied from the oxygen cylinder and 1.5 mole is supplied from the oxygen जैसे कि मैं एटमॉस्फेयर जैसे कि मैंने इससे पहले भी कहा आपको कि जो ऑक्सीजन है जब ये मान लीजिए ये एक टॉर्च है जहां से एसिटाइलिन आ रहा है ऑब्वियसली इसी टॉर्च से हमने जो है एक और पाइप है जहां से ऑक्सीजन भी आ रहा है अब मैंने कहा कि इन दो के दरमियान कंबशन हो रही है ठीक है अब मैंने ये भी कहा आपको कि ऑक्सीजन थोड़ा एटमॉस्फेयर भी से भी आता है इनफैक्ट यू शुड अंडरस्टैंड दिस वेरी थिंग और ये हमारे पास एक फिलर मटेरियल है ठीक है जो कि हमने जो कि मेल्ट ये करेगा ठीक जो ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर से 1.5 मोल आता है और सिलेंडर से 1 ही मोल आता है ये दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड डाई मोल में से 1 मोल ऑक्सीजन सिलेंडर देता है और 1.5 मोल ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से आता है और अगर हम यहाँ पे देखेंगे इन केस ऑफ द न्यूट्रल फ्लेम में हम लोग क्या रखते हैं ये तो आपको कंसिडर ये करना है कि देखो 1 मोल C2H2 के लिए हमने डाई मोल चाहिए ठीक है ऑक्सीजन टू कंप्लीट दैट वेरी रिएक्शन नाउ यहाँ पे एज फार एज द न्यूट्रल फ्लेम इज कंसर्न जैसे कि हमने कहा कि देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द फ्लेम सेटिंग्स होती है वन इज द न्यूट्रल अनदर इज द कार्बोराइजिंग एंड अनदर इज द ऑक्सीडाइजिंग इफ एज फार एज द न्यूट्रल फ्लेम इज कंसर्न उसमें जो ऑक्सीजन इज टू जो है C2H2 का जो रेशो होता है दैट इज 1:1 ठीक है ये 1 मोल नहीं ये मतलब है कि हम लोग सिलेंडर में सेटिंग रखते हैं वहां से देते हैं वहां से हम लोग प्रोड्यूस करते हैं या सप्लाई करते हैं इक्वल कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन ठीक है और एस्टाइलिन और अगर हम इसमें देखते हैं वी गेट अ फ्लैम ऑफ दिस टाइप ठीक है ये इसको कहते हैं यहाँ पे ये मान लीजिए ये इनर फ्लेम और ये आउटर फ्लेम ठीक है अगर हम देखते हैं दिस इज द इनर फ्लेम और इसका जो टेम्परेचर है दैट इज 3200 ऑफ द ऑर्डर ऑफ द 3200 डिग्री सेंटीग्रेड दिस इज द आउटर फ्लेम ठीक है और ये होती है रेड कलर की आउटर फ्लेम इसकी होती है रेड कलर की और इसका टेम्परेचर होता है अराउंड 1275 में
और इसका जो आउटर कवरिंग है दैट इज व्हाट वी कॉल्ड, दिस आल्सो कॉल्ड एज द आउटर एनवलप, यू हैव टू कंसीडर दिस। सो एज फार एज द न्यूट्रल फ्लेम इज कंसर्न, हमें इस टाइप की फ्लेम मिलती है, ठीक है, जिसमें कि दो स्टेजेस होते हैं, जिसमें कि दो फ्लेम्स होते हैं, वन इज द आउटर इज रेड, ठीक है, और इनर में बी ब्लू, मान लीजिए, ठीक है, ठीक, एंड उसका जो टेम्परेचर है काफी हाई होता है, इनर फ्लेम का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, दैट इज 3200, आउटर फ्लेम का टेम्परेचर होता है 1275 डिग्री सेंटीग्रेड, और आउटर फ्लेम को आल्सो कहते हैं हम, इट्स आल्सो कॉल्ड एज ए आउटर एनवलप। एज फार एज ए कार्बोराइजिंग फ्लेम इज कंसर्न, उसमें जो ऑक्सीजन इज एस्टाइलिन का रेशो होता है दैट इज इन बिटवीन 0.88 से लेकर 0.9 तक, यानी कि इसका मतलब है कि कार्बो C2H2 ज्यादा है, ऑब्वियसली ये ज्यादा है, ये कम है, ठीक है, तभी तो इसका रेशो लेस देन 1 आएगा ना, ठीक है, दैट इज दी, ये भी याद रखना है, दैट इज इन बिटवीन 0.88 टू 0.9 तक होता है वो, यानी कि 90% ये होता है वो, ऑक्सीजन हमने देना है 90%, 90% ऑफ दिस, ओके। नाउ नेक्स्ट टू इट इज द ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में अगर हम रेशियो देखते हैं उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होगा और C2H2 कम होगा, और वो कितना है, 1.2, यानी कि 20% टू 50% हमने एक्स्ट्रा देना है, ठीक है। तो एज फार एज कार्बोराइजिंग फ्लेम इज कंसर्न, ये कार्बोराइजिंग फ्लेम कैसी होती है, उसकी फ्लेम होती है कुछ इस टाइप की, अगर हम देखेंगे इसमें हम लोग 3 स्टेजेस देखते हैं। फर्स्ट इज इनर, दैट इज द, इट्स आल्सो कॉल्ड, इट इज ब्राइट ल्यूमिनस, ठीक है, इट्स द इनर कोर, ठीक है, ये किसकी हम बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं कार्बोराइजिंग की, ठीक है, ये हम लोग कार्बोराइजिंग की बात करें, ये कार्बोराइजिंग, दिस इज द कार्बोराइजिंग, ठीक है, और ये हैं यहाँ पे ये वाली जो है नोकीली टाइप, ठीक है, जेट टाइप, नोजल टाइप, ठीक है, ये होती है ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है, अब मैंने इसको वापस लाया, ठीक है। नाउ सी दिस इज द कार्बोराइजिंग फ्लेम, अब इसके कितने स्टेजेस हैं, देयर आर द 3 स्टेजेस, वन इज द 3 फ्लेम्स, हम लोग कहेंगे 3 पार्ट्स कहेंगे इस फ्लेम की। फर्स्ट इज द इनर कोर, इसका जो टेम्परेचर होता है वो 2900 डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट, फिर इंटरमीडिएट होता है दैट्स इट्स आल्सो कॉल्ड एज एस्टाइलिन फीदर, ठीक है, इंटरमीडिएट, और आउटर फ्लेम इसको जो है इज कॉल्ड एज एनवलप, और ये मान लीजिए जो इंटरमीडिएट होगा दैट विल हैव द टेम्परेचर इन बिटवीन द टू, ठीक है, इन दो के दरमियान ही होगा, 1275 से 29 के दरमियान ही मान लीजिए, ठीक है, और जो आउटर फ्लेम होता है उसका टेम्परेचर होता है ये, ठीक है। Now again, as far as the oxidizing temperature is concerned, oxidizing flame is concerned, उसमें हम लोग क्या देखते हैं, उसमें फ्लेम के भी दो ही पार्ट्स होते हैं, इनर कोर इस टाइप की, ये नोकीली टाइप, अगर हम देखेंगे, आप देखोगे तो आपको सीधे मान लेना है ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, इनर कोर इसका 3300 डिग्री सेंटीग्रेड है, और आउटर एनवलप जो है इसका 1275 ही होता है, ठीक है। अब ये भी है कि इसमें जो कलर हेल्प्स अस टू डिटरमाइन दी वेल्ड फ्लेम, वेल्डिंग ऑफ द वेल्डिंग फ्लेम, ठीक है, ओके। और ये भी आपको मान लेना है जो कार्बोराइजिंग फ्लेम है दैट इज अ रिड्यूसिंग फ्लेम, इट इज यूज्ड, इट इज ये हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, ये हम एलॉय स्टील्स में यूज करते हैं और एल्युमिनियम एलॉयज में यूज करते हैं। एज फार एज ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम जो है इसमें हम देखते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो इन एक्सेस हम यूज करते हैं, ये कहाँ पे यूज करते हैं हम, ब्रास ब्रोंज कॉपर में हम लोग यूज करते हैं। एज फार एज न्यूट्रल फ्लेम इज कंसर्न, ये हम यूज करते हैं लो कार्बन स्टील और माइल्ड स्टील में, ओके। Now there is another topic, that is the thermite welding. We will do it in the next. So I thank you. Thank you very much.